जी, रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन, ये फिफ्थ चैप्टर की तरफ मैं मूव कर गया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें हम जो कवर करेंगे, काफ़ी देर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक, तो वो भी इसी के अंदर नॉर्मलाइजेशन हमारा टॉपिक आएगा। तो फोर्थ चैप्टर मैं स्किप कर गया हूँ, उसमें कुछ टॉपिक्स जो थे आसान टॉपिक हैं, लेकिन ये जो हम टॉपिक अब डिस्कस करेंगे ये हमारी आउटलाइन से हैं। HEC की आउटलाइन में ये टॉपिक इंक्लूड हैं और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको कवर हो। तो अभी मैंने जैसे आपको बोला कि फ़िलहाल कोई कंफर्म नहीं है अभी कि आपका सेमेस्टर कब तक चल रहा है। तो कोई कंफर्म होता है तो फिर हमें थोड़ा सा श्योरिटी हो जाएगी। तो मैं कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं जो इस सब्जेक्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो उन टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप ये फ्यूचर में काम हो। सर डायरेक्ट फाइनली होंगे? ये मैं बता रहा हूँ, कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ भी अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी गैदरिंग करना भी मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होगा। पहले तो वो खोलने के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे खोलना है। खुल तो जाएगी यूनिवर्सिटी, लाइक आपको भी सुनने में जैसे न्यूज़ में आ रहा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने पहले खोल ली। छोटे जी बच्चों के सर। स्कूल जो है वो बाद में खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने स्टेप वाइज पहले खोलना है। तो यूनिवर्सिटी खोल के एकदम से इतनी ज़्यादा गैदरिंग करना मेरा ख्याल है मुश्किल है अभी इन हालात में। अभी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं नो डाउट, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपके डायरेक्ट पेपर होंगे या किस वे में पेपर होंगे। पेपर भी अब वहाँ पे एक क्लासरूम में आपको जैसे पता है कि वो 40-50 बच्चे इकट्ठे एक हॉल में बिठाना, तो उसमें फिर सबके लिए सिक्योरिटी रिस्क है। तो अभी वो कुछ क्लियर नहीं है चीज़ें, तो जैसे को क्लियर होगा वो आपके सामने भी आ जाएगा, न्यूज़ जो है वो आप तक भी पहुँचती है। तो अभी फ़िलहाल हम वेट ही करते हैं कि क्या डिसीजन आता है, तो जैसे डिसीजन आएगा इंशाल्लाह पर उसके साथ चलना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनोमलीज फ्रॉम द डेटा। तो उससे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो फिफ्थ चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ये अगेन हमारे पास टर्म आ रही है relational model key. We are well familiar with the relational database model that was proposed by the Dr. E.F. Code in 1970. उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिसर्च पेपर पब्लिश किया था 1970 के अंदर, जिसमें 12 रूल्स उसने डिफाइन किए थे। तो कोई भी DBMS जो इन 12 रूल्स को सेटिस्फाई करता है, दैट इज नोन एज a full RDBMS, Relational Database Management System। तो बेसिकली रिलेशनल मॉडल हम यूज़ करते हैं डेटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए, डेटा की रिडेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए। तो वो 12 रूल्स क्या हैं, ये आगे पेजेस के ऊपर हमारे पास ये टॉपिक अगेन आ रहा है, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है कि कब प्रपोज हुआ था ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं terms, your terminologies already we are familiar with the things: primary key, domain, relation, domain name, class, attribute and tuples। मेरा ख्याल है ये मुझे go through करने की ज़रूरत नहीं है, we are very familiar with these things: relation, tuple, attribute, domain, degree, cardinality। then advantages of relational database model, ये भी हमें पता है कि डेटा की इंटेग्रिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। देन हमारे पास डेटा कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और डेटा रिट्रीवल शेयरिंग। वी आर ऑल फेमिलियर विद दीज थिंग्स, रिपीटेड, ये काफ़ी दफ़ा हमारे पास रिपीट हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे, एक जो छोटा सा टॉपिक है कीज़ का हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर कीज़? तो डेटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए हम अपने डेटा के अंदर अपनी टेबल के अंदर कुछ फील्ड्स को एज अ की एट्रीब्यूट डिस्कस करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, सो दैट डेटा हमारा
यूनिक हो। तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि हम कोई भी टेबल रिलेशन जो हम यूज़ करते हैं, तो उस टेबल के अंदर दो तरह की हमारे पास फील्ड्स होती हैं, दो तरह के कॉलम होते हैं। एक को हम कहते हैं की एट्रीब्यूट और अदर को हम कहते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। तो ये थोड़ा सा हमें क्लियर यहाँ पे कर लेना चाहिए। की एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? वो फील्ड या वो कॉलम्स जिनको हम एज अ की यूज कर सकते हैं, दोज आर नोन एज की एट्रीब्यूट्स। और नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? दोज एट्रीब्यूट जो अदर देन की एट्रीब्यूट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको एज अ की यूज नहीं करते। तो कीज की हमारे पास बहुत सी टाइप्स हैं। की का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि की को हम क्यों यूज करते हैं। हमारे टेबल के अंदर एक या एक से ज्यादा ऐसे एट्रीब्यूट्स जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हम करते हैं। तो एक कॉलम को जिसको हम डिक्लेयर कर देते हैं की का क्या क्या काम होगा कि उस कॉलम के अंदर वैल्यू एक दफा जो आपने एंटर कर दी है वो रिपीट नहीं होगी। तो मीन्स कि हमारा जैसे रोल नंबर का एक हमने कॉलम बना लिया कि एक रोल नंबर के अगेंस्ट हम डेटा एंटर कर रहे हैं। एक दफ़ा हमने एक रोल नंबर एंटर कर दिया, लाइक एक रोल नंबर 123 है, उसका हमने कोई नेम लिखा, उसका फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मार्क्स एंड दिस एंड दैट जो भी लिखा। जब हमने एक दफ़ा लिख दिया है तो हम उसी कॉलम के अंदर वो 123 का जो स्टूडेंट है उसको हम री एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये कॉलम की के तौर पर डिक्लेयर हो चुका है। तो ये हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ की। तो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम की को यूज करते हैं। तो इसका फायदा यही है कि हमारा डेटा रेपिटेशन नहीं होगी, डेटा की हमारे पास जो है वो रिलायबिलिटी आ जाएगी, डेटा जो है डुप्लीकेशन और डेटा की रिडंडेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। A key attribute is an attribute or a set of attributes that uniquely identifies a tuple in a relation. The key are defined in table to access or sequence the stored data. ये सिंपल हमारे पास लाइन है, आप पढ़ सकते हैं। तो सुपर की हमारे पास क्या होती है? सुपर की हमारे पास एक या एक से ज्यादा कीज के कम्बिनेशन को कहते हैं। A super key is an attribute or a combination of attribute इन अ रिलेशन। अच्छा, अब यहाँ पे ये सुपर की या बाकी कीज की नीचे जो डेफिनेशन आ रही हैं थोड़ी सी ये मिलती जुलती हैं, तो आपने इनका कंपैरिजन खुद से नोट करना है कि मैं जो बोल रहा हूँ या यहाँ पे जो लिखा है कि सुपर की एक या एक से ज्यादा। अब वैसे तो टेबल के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट काफी है किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि हमारे पास हमारा CNIC नंबर है या हमारे पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर है। लेकिन किसी चीज को अगर हम सुपर की कह रहे हैं तो वो हम एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को अगर की के तौर पे यूज कर रहे हैं, हमारे पास रोल नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, तो हम दोनों को अगर यूज करें तो दोनों को मिला के जो की बन रही है उसको कहा जाता है सुपर की, मीन्स वन और मोर। वैसे तो टेबल के अंदर हमारे पास प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट को हम जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास प्राइमरी की कहलाती है, लेकिन बाय डेफिनेशन सुपर की भी एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को अगर हम सेलेक्ट करें दैट इज सुपर की। अब ये तीनों चीजें जो हैं सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की, तीनों एक ही चीज है। मीन्स कि आपका एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा जो है वो की बन सकता है। तो सुपर की एग्जांपल सिंपल ये है, एक या एक से ज्यादा। देन हमारे पास कैंडिडेट की क्या होती है? a key that uses minimum attributes as a key value। अब मिनिमम हम कैसे कह रहे हैं कि कम से कम हम एट्रीब्यूट्स को यूज करें। सुपर की में क्या हो सकता है कि हम एक दो तीन चार जितने मर्जी एट्रीब्यूट, ऐसे हमें जरूरत नहीं पड़ती है डेटा के अंदर अपने इतनी ज्यादा फील्ड्स को हम यूज करें एज अ की वैल्यू। लेकिन ये जस्ट डेफिनेशन की हद तक सुपर की एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट की में क्या होता है, कम से कम जितनी आप एट्रीब्यूट्स को एज अ की यूज करेंगे, तो कम से कम क्या होगा, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। अब देखेंगे अगेन लिखा हुआ है कैंडिडेट की इज अ सुपर की। सुपर की क्यों है कि एक एट्रीब्यूट भी आपका सुपर की ही है,
दो हैं तो दो भी हैं, लेकिन कैंडिडेट की क्या कहता है कि कम से कम एट्रीब्यूट्स को आप यूज करें एज अ की, तो वो आपका बन जाता है कैंडिडेट की। कम से कम अब आपका एक भी हो सकता है, दो भी, तो वो एट द सेम टाइम एक या दो आपके सुपर की भी है, इसलिए इसको वो सुपर की भी कह रहा है। कैंडिडेट की इज अ सुपर की दैट कंटेन्स नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, मीन्स कि आप कम से कम एट्रीब्यूट्स को यूज करें। इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स। तो लाइक ये बता रहा है सुपर की, लाइक सुपर की में क्या था, रजिस्ट्रेशन और नेम, ऊपर उसने एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन और नेम को उसने यूज, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर था और ये नेम था, उसको उसने सुपर की बनाया। यहाँ पे कह रहा है रजिस्ट्रेशन नेम और नेम कंटेन्स एन एक्स्ट्रा फील्ड नेम। तो अगर आप नेम को खत्म करके अकेला रजिस्ट्रेशन नंबर ही एज अ की एट्रीब्यूट कर दें, तो दैट मीन्स कि आपने मिनिमम एट्रीब्यूट को की के तौर पे यूज किया, तो ये आपका कैंडिडेट की बन जाएगा। तो आपने कम से कम एट्रीब्यूट, अब ये कम से कम मिनिमम तो एक ही हो सकता है ना, तो अगर एक एट्रीब्यूट को ही आप की यूज कर रहे हैं तो दैट इज प्राइमरी की। नॉर्मली हम डेटा के अंदर एक एट्रीब्यूट को एज अ की एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो दैट इज प्राइमरी की। तो ये तीनों तकरीबन एक जैसी चीजें बन जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकली फर्क है कि सुपर की में एक से ज्यादा हो सकती हैं, कैंडिडेट में आप कोशिश करते हैं कम से कम एट्रीब्यूट्स को की यूज करें, और प्राइमरी की में किसी एक आप एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। अब प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट क्यों है, यहाँ पे आप गौर करें, कैंडिडेट की को वो सुपर की कह रहा है, प्राइमरी की को कह रहा है इज अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्यों है, क्योंकि इसमें कम से कम एट्रीब्यूट यूज होंगे, इसलिए इसको प्राइमरी की कहा जाता है। That is selected by the database designer to identify tuple unique key in a relation. A relation may contains many candidate key. When the designer select one of them, अब हो सकता है हमारे टेबल के अंदर बहुत सी कीज अवेलेबल हों, जिनको हम, मैंने बोला जैसे कीज की एट्रीब्यूट्स हैं, हम रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, CNIC, बहुत से हमारे पास कॉलम के अंदर, टेबल के अंदर कॉलम हो सकते हैं, लेकिन हम उनमें से किसी एक को एज आइडेंटिफायर यूज करते हैं, तो दैट इज आवर प्राइमरी की। तो it becomes a primary key, it means that there is only one candidate key, it will automatically selected as a primary। अगर एक डेटा में एक ही आपके पास कैंडिडेट की है तो उसको ही आप प्राइमरी की बना लोगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज है प्राइमरी की की। A relation can have only one primary key। एक ही प्राइमरी की टेबल के अंदर अगर आपकी है तो उसको आप कहते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी प्रॉपर्टी। A relation can have only one primary key. Each value in a primary key must be unique. तो definitely वो उसका मकसद ही वही है कि each value in a primary key attribute must be unique। तो unique होती है। Primary key cannot contain null value। null value किसको कहते हैं? जीरो। नहीं, जीरो इज अ वैल्यू। ब्लैंक, जो आप खाली छोड़ देते हो, सम टाइम आपने देखा होगा कि कुछ जगहों के ऊपर जब आप डेटा एंटर करते हो तो उन फील्ड्स को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, दोज आर नोन एज नल वैल्यूज। लेकिन प्राइमरी की एक आपको लाजमी कोई ना कोई वैल्यू देना होती है, तो प्राइमरी की ये प्रॉपर्टी है कि प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, यहाँ पे आपको कोई ना कोई लाजमी वैल्यू देना है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दी है। अल्टरनेट की क्या होती है? मैंने आपको बोला है कि एक टेबल के अंदर आपके पास एक या एक से ज़्यादा की एट्रीब्यूट हो सकते हैं। अल्टरनेट की क्या है कि किसी एक एट्रीब्यूट को आपने एज अ की एट्रीब्यूट यूज कर लिया है, लेकिन जो एट्रीब्यूट जिसको आपने एज अ की यूज नहीं किया है उसको हम कहते हैं अल्टरनेट की। कि आपने उसको प्राइमरी की यूज नहीं किया, बट वो आपके पास चॉइस थी, तो आपने उसको की यूज नहीं किया, तो दैट इज अल्टरनेट ऑप्शन, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट की। इसी तरह कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स। अगर आप एक प्राइमरी की बनाएं जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बनाएं, तो दैट इज अ कंपोजिट की।
नीचे देख सकते हैं कि आपका स्टूडेंट रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिला के एक की बनाई गई है, तो दैट इज लाइक सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। देन फॉरेन की वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम नॉर्मली टेबल्स के अंदर दो टेबल्स या ज़्यादा टेबल्स को आपस में मिलाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉरेन की क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी हमने वहाँ पे प्रैक्टिकली जिसको व्यू किया था कि दो टेबल्स को मिलाने के लिए आपके पास एक ही एट्रीब्यूट दोनों साइड पे होना चाहिए एज अ की एट्रीब्यूट। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये प्राइमरी की है, इधर भी प्राइमरी की है, लेकिन हो सकता है अदर साइड पे अगर जब आप वन टू मैनी का रिलेशनशिप लगा रहे हैं तो ये आपके पास की ना हो, बट बोथ साइड पे आपके पास एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। फिर क्या होता है कि आपका एक मास्टर टेबल है और चाइल्ड टेबल है। जैसे ही मास्टर टेबल को आप चाइल्ड टेबल के साथ कनेक्ट करते हो तो मास्टर टेबल की जो की है उसको प्राइमरी की बोलेंगे, और चाइल्ड टेबल की को आप बोलेंगे फॉरेन की। तो ये आपका जो है एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बन जाएगा। अब यहाँ पे आप रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को एनफोर्स करते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होता है, अगर तो आपका यहाँ पे प्राइमरी टेबल के अंदर एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो आपका चाइल्ड में एग्जिस्ट कर सकता है। ये आप देखें 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 ही है, यहाँ पे 4 नहीं है। 4 यहाँ पे या 5 6 7 क्यों नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है रोल नंबर। तो मीन्स जब तक आपका पेरेंट टेबल के अंदर एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वो चाइल्ड में कर सकती है। अगर पेरेंट में कोई एंट्री नहीं है तो चाइल्ड में एंट्री वो नहीं कर सकती। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेरेंट टेबल के अंदर जस्ट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे उसके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो मार्क्स तभी किसी स्टूडेंट के एंटर हो सकते हैं जब उसकी एग्जिस्टेंस प्राइमरी टेबल के अंदर है। इसको कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। दो चीज़ों का आपस में आपने लिंक जो करवाया है दैट इज बेस्ड ऑन द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। नीचे भी आ रहा है, अगेन इसको पढ़ लेंगे। देन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑलरेडी हमने डीबीएमएस के भी पढ़े थे तो ये भी वही है। फाइल मैनेजर होता है, डेटाबेस मैनेजर है, क्यूरी प्रोसेसर है, डेटा डिक्शनरी है। क्यूरी प्रोसेसर मीन्स कि हम जो क्यूरी कोई भी पुट करते हैं हमारी क्यूरी को अंडरस्टैंड किया जाता है। हम या तो डेटा मैनिपुलेशन की कमांड देते हैं एज अ क्यूरी या डेटा डेफिनेशन की, तो उसको हमारा क्यूरी प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है और हमें कोई भी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो रिट्रीव करवाई जाती है एज अ व्यू। डेटा डिक्शनरी हम ऑलरेडी जानते हैं इज अ रेपोजिटरी जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। डेटा की डिस्क्रिप्शन, इंटेग्रिटी, रूल्स, ये तमाम चीज़ें डेटा डिक्शनरी में आ जाती हैं। डीएमएल प्री कंपाइलर, डीडीएल प्री कंपाइलर, तो हमारी कमांड्स को कंपाइल करना। डेटा मैनिपुलेशन की कमांड्स कौन सी होती हैं जिसमें हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ये होती हैं कमांड्स हमारी मैनिपुलेशन के लिए। तो RDBMS का ये पार्ट होता है प्री कंपाइलर जो हमारी कमांड्स को कंपाइल करता है, अंडरस्टैंड करता है। इसी तरह डेटा डेफिनेशन की कंपाइलिंग होती है। इंफॉर्मेशन जब हम कोई भी क्रिएट करते हैं, डेटा जो है हम बताते हैं विच फील्ड्स दे कंटेन, हु हैव एक्सेस राइट्स टू दिस फाइल। तो क्रिएशन से रिलेटेड कमांड्स हम डेटा डेफिनेशन में लिखते हैं और मैनिपुलेशन से रिलेटेड प्री कंपाइलर में। ये हमारे जो है एसक्यूएल का नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक आएगा, वहाँ पे ये हम देखेंगे भी कि हमारी डीडीएल की कमांड्स कौन सी हैं और हमारी डीएमएल की कमांड्स कौन सी हैं। एसक्यूएल एक फुल फ्लैज हमारा बुक है, एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा जाता है ये। तो उसकी हम कमांड्स जो हैं कुछ कॉमन कमांड्स या इम्पोर्टेंट कमांड्स हमारे इस कोर्स का पार्ट है, इंशाल्लाह हम उसको भी गो थ्रू करेंगे। तो ये उसके कंपोनेंट्स आ गए RDBMS के। देन रिलेशनशिप की रिलेशंस की कुछ टाइप्स। रिलेशन किसको कहते हैं, टेबल। तो बेस टेबल हमारा कोई भी मेन टेबल लाइक एक बिगर टेबल है, उसको हम कहते हैं बेस टेबल। A base table is a table that exists in a database. It is a table that is created by the user. हम students के table की बात कर रहे हैं तो that is a base table. अब उस बेस टेबल में से हमारा क्यूरी रिजल्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी रिजल्ट। हम एक क्यूरी पुट करते हैं कि वी नीड दोज स्टूडेंट्स
who obtained 60 मार्क्स या 60 से अबव मार्क्स, तो हमें वो क्यूरी का रिजल्ट मिलेगा। क्यूरी क्या होती है? क्यूरी को हम कहते हैं क्यूरी इज अ क्वेश्चन यू आस्क अबाउट योर डेटा। तो बेस टेबल के ऊपर जब हम क्यूरी लगाते हैं कि वी नीड टू हैव दो स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मोर देन 60 मार्क्स, तो हमें फिर वो क्यूरी का रिजल्ट मिलेगा। फिर आता है व्यू। व्यू हमारे पास होता है एक इंटरफेस, एक फ्रंट एंड जो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को या टीचर को शो हो रहा है। बैकएंड के ऊपर आपके पास बहुत से टेबल पड़े हुए हैं, लेकिन आपको जो इंफॉर्मेशन शो हो रही है दैट इज सेपरेट इन अ सेपरेट व्यू। तो व्यू आपके पास is a virtual table. Suppose a user want to view a few columns of the base table. अब आप देखेंगे हमारे पास बैकएंड के ऊपर बहुत कुछ पड़ा होता है, लेकिन हम उसमें से लिमिटेड इंफॉर्मेशन, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है बेस टेबल के अंदर, लेकिन उसमें से हमने लिमिटेड इंफॉर्मेशन लेनी है। लाइक हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए या हमें नेम चाहिए, तो वो जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें सेपरेट से शो हो रही है दैट इज नोन एज व्यू। तो व्यू इज अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम द होल डेटा। बेस टेबल के अंदर बहुत कुछ पड़ा होता है, तो हम अपनी मर्जी का डेटा जो है वो देख सकते हैं इन अ व्यू। देन हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ व्यू है, लाइक सिक्योरिटी। हम अपने स्टूडेंट पोर्टल या उसकी बात करें, कोई भी अकाउंट की बात करें, तो हमारा अकाउंट जो है वो हमारे डेटा को शो कर रहा है, सिक्योरिटी हमें मिल रही है, वी आर ऑथेंटिकेटेड यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास अवेलेबल है। सिंपल क्यूरी से हम वो रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। अब यू कैन ड्रॉ डेटा फ्रॉम सेवरल डिफरेंट टेबल्स। बैकएंड के ऊपर बहुत कुछ होता है, लेकिन हम अपनी मर्जी का डेटा एक सिंपल क्यूरी से रिट्रीव कर सकते हैं। सिंपल हमारे पास स्ट्रक्चर है। देन इंसुलेशन फ्रॉम चेंज, तो कोई भी चेंज हमारे पास बैकएंड के ऊपर, अगर हमने वो पढ़ा था डेटा इंडिपेंडेंस का टॉपिक भी, ये चेंजेस जो हैं उनका इफेक्ट हमारे व्यू के ऊपर नहीं होता है। दैट इज द एडवांटेज। तो ये कुछ कॉमन हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज हैं। देन रिलेशन टेबल की प्रॉपर्टीज। टेबल हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर रहे हैं बार बार। एटॉमिक वैल्यू इन फील्ड। फील्ड किसको कहते हैं? एक आपका जो बॉक्स हम ये ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस इज अ फील्ड। अब हर फील्ड के अंदर एक यूनिक वैल्यू आप एंटर करते हैं। आप रोल नंबर कहते हैं, तो रोल नंबर आप जब किसी स्टूडेंट का एंटर करते हैं दैट इज यूनिक एटॉमिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं। इसी तरह हम उसका नेम एंटर करते हैं, मार्क्स एंटर करते हैं, उसका ग्रेड एंटर करते हैं, दैट इज एटॉमिक सिंगल। एंट्रीज फ्रॉम द सेम डोमेन। डोमेन क्या है? हमारे पास अगर ये एक रोल नंबर का कॉलम है, तो नीचे सारी रोज के अंदर जो इस कॉलम के अंदर वैल्यूज आएंगी वो इसी डोमेन से है। लाइक वो डोमेन आपने जो सेट कर दी है कि अगर तो आपके वो ग्रेड्स हैं तो ABCD ग्रेड होंगे। अगर आपने वो मार्क्स सेट कर दिए हैं तो मार्क्स आप खुद से बता देते हैं कि मार्क्स की रेंज जो है वो लाइक 0 से 60 तक मार्क्स होने चाहिए, तो एक डोमेन से आप देते हैं। देन यूनिक टपल। टपल यूनिक कैसे होती हैं? जब हम प्राइमरी की को यूज करते हैं तो रोज रिपीट नहीं होती हैं, एक स्टूडेंट से रिलेटेड ही एक रो है। देन यूनिक एट्रीब्यूट नेम। आपको पता है कि एट्रीब्यूट एक कॉलम के एक टेबल के अंदर एक ही होता है, यूनिक होता है, वो सेम नेम से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देन इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस। टेबल के अंदर आप जब कॉलम्स कोई भी बनाते हैं, तो कोई भी कॉलम किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं। लाइक आप पहले रोल नंबर लिखें, नेम, फादर नेम, एज या कुछ भी। अब वो फादर नेम आप वो एंड पे भी लिख लें कहीं जाके, 7वां 8वां कॉलम। फिर आप एज उसकी को दूसरा कॉलम लिख लें, रोल नंबर आप 5वां कॉलम लिख लें। डेटा को जस्ट स्टोर होना चाहिए। हम अपनी सहूलत के लिए लिखते हैं कि पहले हम रोल नंबर सीक्वेंस में तरतीब में हम चीज़ें लिखते हैं ताकि हमें खुद से पढ़ने में आसानी हो। हम लिखते हैं कि रोल नंबर, नेम, फादर नेम, तो वो लाइक हमें आसानी हो कि हमारा वो फादर नेम साथ ही लिखा हुआ है, लेकिन हम फादर नेम को एंड पे भी लिख सकते हैं। तो दैट डजंट मैटर, डेटा मस्ट बी स्टोर्ड। इसी तरह हमारा रो का सीक्वेंस भी वो मैटर नहीं करता है। डेटा हमारे पास जस्ट स्टोर होना चाहिए। वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो पहली रो में हो रहा है, आखिरी में हो रहा है, डजेंट मैटर। डेटा को जस्ट स्टोर होना चाहिए। डेटा यूनिक होगा क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की लगी हुई है, बट डेटा कहीं पे भी पड़ा हो दैट डजेंट मैटर। तो ये हमारे पास रिलेशन की प्रॉपर्टीज है।
और ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं EF कोड रूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये जो टॉपिक है, जो बार बार हमने, मेरा ख्याल है सेकंड चैप्टर से ही ये डॉक्टर EF कोड का जिक्र शुरू हो गया था कि ये कौन है, इसने क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की है। तो इस चैप्टर में हमने अभी डिस्कस किया है कि डॉक्टर EF कोड ने एक 1970 के अंदर पेपर पब्लिश किया था, जिसके अंदर उसने 12 रूल्स डिफाइन किए थे, और उसमें बताया था उसने कि ये रूल्स अगर कोई आपका DBMS सॉफ्टवेयर, जो भी हम टूल यूज़ करते हैं, तो अगर कोई वो सॉफ्टवेयर इन 12 रूल्स को सेटिस्फाई करता है तो दैट विल बी नोन एज अ परफेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये रूल्स क्या हैं, इनको हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो ये इन डिटेल